हाल ही में रणथंभौर टाइगर रिजर्व में एक 7 वर्षीय बच्चे पर एक बाघ ने हमला कर दिया, जिस हमले में उस बच्चे की मृत्यु हो गई। ये घटना एक महत्वपूर्ण संवेदनशील मुद्दे की ओर इशारा करती है, जो मुद्दा है मानव वन्यजीव संघर्ष। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे कि ये मानव वन्यजीव संघर्ष क्या होता है, इसके कारण क्या है और इसके किस प्रकार के समाधान हो सकते हैं। तो पहले खबर को विस्तार से जान लेते हैं। हाल ही में एक महत्वपूर्ण आयोजन राजस्थान में किया गया, जिस आयोजन को हम जानते हैं रॉयल रणथंभौर इंटरनेशनल टाइगर वीक के नाम से, जिसका मुख्य उद्देश्य है बाघ संरक्षण के बारे में लोगों को जागरूक करना और मानव वन्यजीव संघर्ष जैसे मुद्दों पर चर्चा करना और इसके बारे में भी लोगों को जागरूक करना। ये जो आयोजन है, ये टाइगर वीक, जो रणथंभौर अंतर्राष्ट्रीय टाइगर वीक है, इसका आयोजन कब से कब हुआ? 11 से 13 अप्रैल 2025 के दौरान किया गया। किसके द्वारा आयोजन किया गया? एक संस्था के द्वारा, जिसको हम जानते हैं लिव फॉर फ्रीडम संस्था, उसके द्वारा इसका आयोजन हुआ और उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि बाघों के संरक्षण की दिशा में लोगों को जागरूक करना। आप जानते हैं कि दुनिया के लगभग 2/3 बाघ भारत में पाए जाते हैं और संरक्षण प्रयासों के बावजूद कई तरह की चुनौतियां बनी हुई है। जब हम संरक्षण प्रयासों के बावजूद कई तरह की चुनौतियों की बात करते हैं, तो इस चुनौती को ठीक तरीके से समझ लेने की आवश्यकता है। आप जानते हैं कि अखिल भारतीय बाघ अनुमान के अनुसार वर्ष 2022 में भारत में कितने बाघ हैं? 3682, 3682 बाघ हैं। और आप ये भी समझिए कि लगभग प्रति वर्ष भारत में बाघों की वृद्धि दर कितनी है? 6% है। लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि अलग अलग तरह की मानवीय गतिविधियों के कारण बाघों का जो मूल आवासीय क्षेत्र है, जो हैबिटेट एरिया है, वो लगातार सिकुड़ता जा रहा है, वो कम होता जा रहा है। तो एक तरफ तो बाघ के संरक्षण प्रयासों की तरफ, बाघों के संरक्षण प्रयास की सफलता की वजह से बाघों की संख्या बढ़ रही है और दूसरी तरफ उनका जो हैबिटेट है, उनका जो आवास है, वो सिकुड़ता जा रहा है, जिससे बाघ अपने भोजन या पानी की तलाश में बस्तियों की तरफ जाते हैं और इन बस्तियों की तरफ जाने से हमें क्या देखने को मिलता है? मानव बाघ संघर्ष देखने को मिलता है, जिसका एक नमूना हाल ही में हमें राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के अमराई वन क्षेत्र में देखने को मिला, जहां एक बाघ ने एक 7 वर्षीय बालक की हत्या कर दी, उसकी मृत्यु हो गई इस पूरे हमले में। तो ये एक महत्वपूर्ण संवेदनशील क्षेत्र है, जो हमें बताता है कि किस प्रकार से वन्य जीवों के आवासीय क्षेत्र सिकुड़ने से वे बस्तियों की तरफ जाएंगे, और साथ ही ये एक और महत्वपूर्ण मुद्दे की तरफ इशारा करता है कि अगर हम अलग अलग वन्य जीवों के लिए संरक्षण प्रयास चलाते हैं और संरक्षण प्रयासों के साथ साथ उनके आवासीय क्षेत्र भी सिकुड़ते चले जाते हैं, तो भविष्य में हमें मानव वन्यजीव संघर्ष की बढ़ती घटनाएं देखने को मिलेंगी, जिस प्रकार की भारत में वर्तमान में देखने को मिल रही है। इस आयोजन से, यानी ये जो टाइगर वीक मनाया गया, इस आयोजन ने बाघों की तेजी से घटती जगह, यानी उनके आवासीय क्षेत्र की सिकुड़न और साथ ही बढ़ते मानव पशु संघर्ष पर भी ध्यान केंद्रित किया है। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम ये जान लेते हैं कि मानव पशु संघर्ष वस्तुतः है क्या, मानव वन्यजीव संघर्ष है क्या। बाघ संघर्ष को आपने समझ लिया। एक एक प्रकार से बाघों के संरक्षण प्रयासों की वजह से उनकी संख्या भी बढ़ रही है, हैबिटेट कमजोर हो रहा है, हैबिटेट सिकुड़ रहा है, कम हो रहा है, उसका एरिया कम हो रहा है। तो मानव और बाघों के संघर्ष की स्थितियां हमें ज्यादा से ज्यादा देखने को मिल रही है। मानव वन्यजीव संघर्ष वस्तुतः है क्या? मानवीय गतिविधियों के कारण अगर वन्य जीवों का आवासीय क्षेत्र सिकुड़ता है, तो हमें ज्यादा से ज्यादा संघर्ष देखने को मिलेगा। और जब हम मानवीय गतिविधियों की बात करते हैं, तो वो कई प्रकार की गतिविधियां हो सकती है, जैसे उसमें कृषि क्षेत्र की गतिविधियां हो सकती हैं, कृषि क्षेत्र का विस्तार हो सकता है, उसमें अवसंरचना क्षेत्र का विस्तार भी हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास भी हो सकता है। कई प्रकार की आधारभूत संरचना परियोजनाओं के अंतर्गत जब हम सड़क का निर्माण करते हैं या स्मार्ट सिटी जो प्रोजेक्ट होते हैं, उनके कारण हम जंगली क्षेत्रों को काटते हैं, तो इससे आवासीय क्षेत्र वन्य जीवों के कमजोर हो जाते हैं। वो आवासीय क्षेत्र अगर कम हो जाते हैं, उनका एरिया कम हो जाता है, तो वो बस्ती क्षेत्र की तरफ इंटरेक्शन, उनका अंतःक्रिया ज्यादा हो जाती है, जिससे हमें मानव पशु संघर्ष देखने को मिलता है। यानी मानवीय गतिविधियों के कारण जंगली जानवरों के साथ मनुष्य सीधे तौर पर संघर्ष में आ जाता है, और जिसका परिणाम मनुष्य के लिए भी नकारात्मक होता है और पशुओं के लिए भी नकारात्मक होता है। ये एक ऐसी स्थिति है जो किसी को भी सकारात्मक लाभ नहीं पहुंचाती है, सकारात्मकता, एक पॉजिटिव लाभ नहीं पहुंचाती है। संरक्षण प्रयासों के बावजूद मानव और वन्य जीवों के बीच संघर्ष बढ़ता जा रहा है। उसका कारण हमने देख लिया कि संरक्षण प्रयासों के कारण वन्य जीवों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन आवास
में एक सिकुड़न देखने को मिलती है, आवासीय क्षेत्र कम हो रहे हैं तो संघर्ष बढ़ता जा रहा है। बाघों के अलावा अन्य प्रजातियों की संरक्षण की भी आवश्यकता को रेखांकित ये मुद्दा करता है। ये सीधी तौर पर ये बात कहता है कि अगर हम महत्वपूर्ण प्रजातियों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं, ऐसी प्रजातियों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं जो कि कीस्टोन प्रजातियां हैं और उनका आवासीय क्षेत्र सिकुड़ रहा है, तो ये अपने आप में भविष्य में एक बहुत बड़े संकट को जन्म दे सकती है। जैसे कीस्टोन प्रजाति को ठीक तरीके से समझने की आवश्यकता है। कीस्टोन प्रजाति क्या होती है? जो अपने पारिस्थितिकी तंत्र में मुख्य भूमिका निभाती है। जैसे टाइगर, टाइगर खाद्य श्रृंखला में ऊपर आता है और टाइगर क्या है? टाइगर के होने की वजह से टाइगर के एक प्रे एरिया भी होना चाहिए। जो टाइगर जिन पशुओं का शिकार करता है और उनका एक अच्छी संख्या भी होनी चाहिए उस एरिया में, और उनकी अच्छी संख्या उस एरिया में बनी रहे तो ऐसे जो जानवर होने चाहिए जो कि घास खाते हैं, तो घास चरने वाले या आप कह सकते हैं कि घास खाने वाले, चाहे वो आप चिंकारा हो या अन्य हिरण की प्रजातियां हो। और अगर वन्य जीवों की इस प्रकार के हिरण या चिंकारा की बेहतर संख्या बनाए रखनी है किसी भी आवासीय क्षेत्र में, तो घास भी प्रॉपर मात्रा में होना चाहिए, तभी प्रे की संख्या भी एक संतुलन में रहेगी। तो ये पूरा का पूरा पारिस्थितिकी तंत्र संतुलन में रहे, इसके लिए जरूरी है कि एक पूरा बैलेंस बना रहे, और उसमें खाद्य श्रृंखला पर ऊपर स्थित जो प्रजाति होती है उसको हम कीस्टोन प्रजाति के नाम से संबोधित करते हैं। कीस्टोन प्रजाति वो मानी जाती है क्योंकि पूरे प्राकृतिक तंत्र को बनाए रखने में इसकी विशिष्ट भूमिका होती है। अगर आप इसका संरक्षण करना चाहते हैं और अलग अलग मानवीय गतिविधियों के माध्यम से आवासीय क्षेत्र इनके कमजोर हो रहे हैं, तो ये अपने आप में दोहरी समस्या को खड़ा कर देगा, क्योंकि ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है उसकी संख्या लगातार बढ़ती चली जाएगी और इस संघर्ष के समाधान के बिना प्रकृति का अस्तित्व भी संकट में है। प्रकृति का अस्तित्व संकट में क्यों है? क्योंकि अगर कीस्टोन प्रजातियां बढ़ते मानव वन्यजीव संघर्ष के कारण कीस्टोन प्रजातियों की संख्या पर असर पड़ता है, तो पूरा प्राकृतिक तंत्र ही खतरे में आ जाता है, तो हमारे संरक्षण प्रयास भी विफल हो जाते हैं। तो एक तो संरक्षण प्रयासों की वजह से इनकी संख्या बढ़ रही है, ऊपर से अगर मानव वन्यजीव संघर्ष बढ़ेगा तो वो पूरे संरक्षण प्रयासों को ही विफल कर देगा। ये एक प्रकार की इस तरह से चक्रीय समस्या चल रही है। मानव वन्यजीव संघर्ष हमने समझ लिया, इसके कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है कि वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास लगातार सिकुड़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, उनका एरिया लगातार घट रहा है, और इसका सबसे बड़ा कारण है मानवीय गतिविधियां। एक तो तेजी से आबादी बढ़ रही है, और आबादी बढ़ने के साथ साथ शहरीकरण का विस्तार भी हो रहा है, और हम ये देख रहे हैं कि हमने जो इकोनॉमिक पॉलिसी अपनाई है वो कहीं ना कहीं औद्योगिकरण को प्राथमिकता पर रखती है। तो जब हम औद्योगिकरण करते हैं, शहरीकरण करते हैं, तो नई नई इंफ्रास्ट्रक्चर योजनाएं भी चलाते हैं, परिवहन नेटवर्क को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। कई बार ये जो आधारभूत संरचनाएं हैं, परिवहन नेटवर्क हैं, ये जंगली क्षेत्रों से गुजरते हैं, इसके लिए बहुत बड़ी संख्या में जंगली क्षेत्रों में उपस्थित वृक्षों को हम काटते हैं, वनों को हम काटते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, तो इससे डिफोरेस्टेशन की समस्या पैदा होती है, और डिफोरेस्टेशन के कारण वो जो वन्य आवास है, वन्य जीवों का आवास है, वो लगातार सिकुड़ता जाता है, परिणामतः उनका प्राकृतिक आवास नष्ट होता है। कृषि का विस्तार एक दूसरी मानवीय गतिविधि है। अगर कृषि का विस्तार ऐसे क्षेत्रों में होगा जो कि वन्य जीवों के आवासीय स्थल हैं, तो जाहिर सी बात है कि मानव वन्य जीव संघर्ष हमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, जो संरक्षित क्षेत्र हैं, उनका भी अभाव देखने को मिलता है। जैसे अफ्रीकी शेर के जो 40% एरिया है, और इसके अलावा अफ्रीकी और एशियाई हाथी रेंज के जो 70% क्षेत्र है, वो संरक्षित क्षेत्रों से बाहर है। ये एक उदाहरण के तौर पर लिया है हमने कि किस प्रकार की स्थिति है और क्यों मानव वन्यजीव संघर्ष लगातार बढ़ रहे हैं। तो अफ्रीकी शेर के 40% हिस्सा प्रोटेक्टेड एरिया के बाहर है। एशियाई हाथी और अफ्रीकी हाथी रेंज के 70% हिस्सा प्रोटेक्टेड एरिया के बाहर है। भारत के 35% टाइगर रेंज जो है वो प्रोटेक्टेड एरिया के बाहर है, संरक्षित क्षेत्र से बाहर है। तो जाहिर सी बात है, अगर प्रोटेक्टेड एरिया कम होंगे तो मानव वन्यजीव संघर्ष बढ़ेगा ही। और निर्वनीकरण की समस्या हमने देख ली, किस प्रकार से अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की परियोजनाओं के लिए सड़कों का विस्तार करते हैं, परिवहन का विस्तार करते हैं, परिवहन नेटवर्क का विस्तार करते हैं, शहरीकरण के अलावा शहरीकरण के कारण अलग अलग बस्तियों को ऐसे क्षेत्रों में बसाने का प्रयास करते हैं जिससे हमें जंगली वनों को नष्ट करना पड़ता है, जंगलों को काटना पड़ता है, तो ये सारी समस्या अपने आप में चक्रीय हो जाती है और ज्यादा वन्य जीवों के आवास को हटाती है और मानव वन्य जीव संघर्ष बढ़ता है।
इसके संघर्ष के कारण हमने देख लिए। प्रभाव किस प्रकार के होंगे मानव वन्य जीव संघर्ष के? प्रभाव इसके यही है कि किसानों और पशुपालकों को महत्वपूर्ण आर्थिक हानि होगी। किसानों की जो फसलें हैं उसको नष्ट कर देते हैं वन्य जीव। इसके अलावा पशुपालकों के जो पशु हैं उन पर भी हमला करते हैं। इसके अलावा ये कई प्रकार की संरचनाओं का विकास करते हैं, कई प्रकार की, मान लिया इन्होंने कोई ट्यूबवेल लगाई है तो उसको नष्ट कर सकते हैं, या किसी अन्य प्रकार की इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित जो अपना छोटा छोटा काम करने के लिए, छोटा मोटा काम करने के लिए जो भी ये इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं लगाते हैं, अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए जो भी काम करते हैं, वो भी वन्य जीवों के एक प्रकार हमले के कारण नष्ट हो सकती हैं। तो इनकी आजीविका इससे बहुत बड़े स्तर पर प्रभावित हो सकती है, प्रभावित होती है, और पशुधन की हानि भी पशुपालकों को उठानी पड़ती है। मानव सुरक्षा के लिए तो खतरा है ही है। एक उदाहरण हमने देख लिया कि इस प्रकार से सवाई माधोपुर में 7 वर्षीय बच्चे की मृत्यु हो गई बाघ के हमले के कारण। मानव पशु संघर्ष का पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव है। ये पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव किस प्रकार से है? क्योंकि ये कीस्टोन जो प्रजातियां हैं वो प्राकृतिक तंत्र को बनाए रखने में, इकोसिस्टम को बनाए रखने में उनकी केंद्रीय भूमिका है, और अगर मानव के साथ उनका संघर्ष बढ़ेगा तो उसका नकारात्मक प्रभाव पर्यावरण पर निश्चित रूप से पड़ेगा। संरक्षण प्रयासों के लिए जो प्रमुख चुनौती है वो ये है कि वन्य जीवों के प्रति नकारात्मक धारणा विकसित हो सकती है। यानी संरक्षण प्रयासों के कारण इनकी संख्या बढ़ रही है, और अगर मानव के साथ इनका संघर्ष बढ़ता है तो कहीं ना कहीं पशुओं के प्रति एक नकारात्मक धारणा विकसित होगी, और अगर नकारात्मक धारणा विकसित हो गई तो जो संरक्षण उपाय हैं उनको लागू करना बेहद कठिन हो जाएगा। तो ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण समस्या के रूप में उभर जाता है। इस समस्या का समाधान क्या है? सबसे बड़ा समाधान यह है कि पुनर्वनीकरण किया जाए, यानी जंगली क्षेत्रों को कम से कम काटा जाए, और हो सके तो, संभव हो सके तो उनका विस्तार किया जाए। यहाँ पर एक समस्या को समझना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है कि हम जंगली क्षेत्रों को काटते हैं और वृक्षों को लगाते हैं, इससे थोड़ा बहुत आवरण में हम प्रगति कर लेते हैं, लेकिन वृक्ष वनों की जगह नहीं ले सकते। वृक्ष अपने आप में, एक वृक्ष आपने छोटे छोटे गैप लेकर के वृक्ष लगा दिए, वो जंगली क्षेत्रों का, वनों का स्थान नहीं ले सकते, जहां पर वन्य जीवों का महत्वपूर्ण आवास है, जिस आवास के माध्यम से उनका पूरा जीवन संचालित होता है, उनकी पूरी खाद्य श्रृंखला संचालित होती है। इसलिए अगर हम वनों को काटते हैं, जंगली क्षेत्रों को काटते हैं और वृक्षों को लगाते हैं, तो वो उसका प्रतिस्थापन नहीं हो सकता है, उसको, उसके मूल जो भूत उद्देश्य है उसको पूरा नहीं कर सकते। इसलिए पुनर्नवीनीकरण का सीधा सा मतलब है कि हम वन क्षेत्रों का ही विस्तार करें, वन क्षेत्रों को बनाए रखें, उनको प्रोटेक्ट करें, और उनका विस्तार जहां तक संभव हो सके वो कर सके। बाघों और ग्रामीण समुदाय दोनों के लिए सुरक्षित स्थान तैयार करना। हम ये भी देख सकते हैं कि जो भी हमारे प्रोटेक्टेड एरिया है, आपने देखा होगा कि कई बार बाघ जो अभयारण्य हम बनाते हैं वहां पर मानव बस्तियां भी होती हैं। तो मानव बस्तियां बाघ अभयारण्य के जो कोर क्षेत्र है कम से कम उससे दूर रहें, और जो कोर क्षेत्र के बाहर का जो बफर जोन होता है, कोशिश ये होनी चाहिए कि बफर जोन में किसी प्रकार की मानव बस्तियां इससे बाहर, उनका पुनर्स्थापन किया जाए, और इसके अंतर्गत जो कंपेंसेशन प्रदान करना है वो कंपेंसेशन भी प्रदान किया जाए। क्योंकि ये जो बफर जोन होता है इसमें ज्यादा हमें ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, मानव बाघ संघर्ष देखने को मिलता है। इसलिए एक प्रकार का, अगर हम इस प्रकार से कर ले कि बाघों का जो बफर जोन है उस बफर जोन के बाहर स्थानीय बस्तियों को बसाने में मदद करें, तो ये एक संभव समाधान हो सकता है कि हम मानव वन्यजीव संघर्ष या मानव बाघ संघर्ष से बच सके। मानव वन्यजीव संघर्ष के समाधान हेतु नवाचार और तकनीकी उपायों को भी बढ़ाना चाहिए। नवाचार और तकनीकी उपाय किस प्रकार से बढ़ाए जा सकते हैं? जैसे वन्य जीवों की जीपीएस आधारित ट्रैकिंग हो सकती है, हम स्मार्ट कैमरा का प्रयोग कर सकते हैं, उन पर निगरानी रख सकते हैं, इस और ड्रोन के माध्यम से भी ट्रैकिंग उनकी कर सकते हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा जो मानव वन्यजीव संघर्ष है इन्हें रोका जा सके। पीड़ित किसानों के लिए फसल बीमा किया जा सकता है, अनेक प्रकार की वित्तीय योजनाएं चलाई जा सकती हैं जो किसानों और अन्य जो वनवासी हैं उनको मदद पहुंचाए, और उनकी एक प्रकार से सहायता ली जाए वन्य जीवों के संरक्षण के अंतर्गत। संरक्षण कार्यक्रमों में स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित किया जाए। साथ ही निजी क्षेत्र की भागीदारी को भी वन्य जीव संरक्षण के अंतर्गत जोड़ा जा सकता है। निजी क्षेत्र की जो भागीदारी, आप जानते हैं कि निजी क्षेत्र कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के माध्यम से अलग अलग कार्य क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।
तो उनको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का अगर कुछ हिस्सा हम केवल पर्यावरणीय जिम्मेदारी के अंतर्गत तय कर दें, तो हम अपने पर्यावरण संरक्षण के अलग अलग तरह के कार्यक्रमों में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये भी एक संभव समाधान हो सकता है। अब हम इस टॉपिक से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये भी जान लीजिए कि राजस्थान के जो बाघ अभ्यारण्य हैं वो कौन कौन से हैं। राजस्थान में वर्तमान में 5 बाघ अभ्यारण्य हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है रणथंबोर बाघ अभ्यारण्य, एक है सरिस्का बाघ अभ्यारण्य, एक है मुकुंदरा हिल्स बाघ अभ्यारण्य, रामगढ़ विषधारी बाघ अभ्यारण्य जो कि बूंदी जिले में मुख्यतः पड़ता है, और धौलपुर करौली बाघ अभ्यारण्य। ये 5 बाघ अभ्यारण्य है, टाइगर रिजर्व है, जो कि राजस्थान में पड़ते हैं, और पांचों की स्थिति आपने देख ली है। अब हम एक प्रश्न देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि दृष्टि संस्थान की नोएडा शाखा में हमारे 2 महत्वपूर्ण बैच प्रारंभ होने वाले हैं, एक हिंदी माध्यम का और एक अंग्रेजी माध्यम का। IAGS फाउंडेशन प्रीलिम्स प्लस मेंस को कोर्स है, ये ऑफलाइन बैच है। हिंदी माध्यम का बैच 29 अप्रैल से प्रारंभ होगा, जिसका समय होगा शाम को 6 बजे। अंग्रेजी माध्यम का बैच 7 मई से प्रारंभ होगा, जिसका समय होगा सुबह 8 बजे। आप 8750187501 पर कॉल भी कर सकते हैं और कॉल करके भी अपने एडमिशन को सुनिश्चित कर सकते हैं। आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि दृष्टि लर्निंग ऐप को अपग्रेड कर दिया गया है, जिससे आपकी IAGS फाउंडेशन ऑनलाइन कोर्स की तैयारी बेहद आसान और बेहतर हो सकती है। दृष्टि लर्निंग ऐप को जो अपग्रेड किया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से, उसके 3 महत्वपूर्ण फीचर है। एक है AI क्विज, AI समरी। AI समरी किस प्रकार का फीचर है? आपके लंबे लंबे लेक्चर्स होते हैं, इन लेक्चर्स का आप तेजी से रिविजन कर सकें, इसलिए AI समरी लंबे लंबे लेक्चर्स को बिंदु फॉर्म में आपको प्रोवाइड करवा देगी और आप तेजी से अपना रिवीजन कर सकते हैं। दूसरा फीचर है AI क्विज। आपका लेक्चर चल रहा है, उसी लेक्चर पर आधारित आपके सामने कुछ प्रश्न आएंगे, जिन प्रश्नों को हल करके आप ये समझ सकते हैं कि आप इस लेक्चर को कितना समझ रहे हैं। AI क्विज का सबसे बड़ा लाभ ये है। और तीसरा फीचर कौन सा है? आस्क मी अ क्वेश्चन, मुझसे कोई भी प्रश्न पूछें। ये एक रियल टाइम प्रश्नोत्तर सुविधा है। प्रश्नोत्तर सुविधा किस प्रकार की है कि अगर आपका लेक्चर के दौरान किसी भी प्रकार का कोई संशय होता है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं और तुरंत उसका उत्तर आपको मिल जाएगा, और इसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को और ज्यादा समृद्ध बना सकते हैं और सफलता की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। अब एक प्रश्न है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बाघ अभ्यारण्य राजस्थान में स्थित नहीं है? आपके सामने ऑप्शन है रणथंबोर बाघ अभ्यारण्य, सरिस्का बाघ अभ्यारण्य, मुकुंदरा हिल्स बाघ अभ्यारण्य या बांदीपुर बाघ अभ्यारण्य। इसके अलावा वर्ष 2020 का एक PYQ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन भी है। वो क्वेश्चन क्या है, इसका भी उत्तर आप दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। भारत के मरु राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? आपके सामने ऑप्शन है। पहला कथन है, ऑप्शन बाद में, पहला कथन है यह 2 जिलों में विस्तृत है। दूसरा है उद्यान के अंदर कोई मानव वास स्थल नहीं है। और तीसरा कथन है यह ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के प्राकृतिक आवासों में से एक है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी 1 2 और 3। इन प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।